कल हमने ये टॉपिक पढ़ा था जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनिशियल और नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें हम पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ाई की थी कि F=0 कंडीशन आती है और B हमारे पास में कांस्टेंट यहाँ पे निकलता है। इसके अंदर न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम सदैव वैध होते हैं। इसके साथ ही हमने जो पढ़ा था वो था अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या था कि F=0, F 0 नहीं होगा और उसमें क्या होगा कि जो न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम है वो वैध नहीं होंगे। इसमें कौन सी कंडीशन थी कि पृथ्वी की गति स्वयं के अक्ष के सापेक्ष घूर्णी होती है, अतः पृथ्वी पर स्थित प्रत्येक निर्देश तंत्र कौन सा होगा? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। ये एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो पृथ्वी पर स्थित जितने भी निर्देश तंत्र हैं वो सभी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। फिर हम उन सब में न्यूटन के नियम कैसे अप्लाई कर देते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो पृथ्वी पर स्थित निर्देश तंत्र है वो व्यवहारतः जड़त्वीय माने जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो हमारी गति के सापेक्ष बहुत अल्प होता है। इसलिए जो पृथ्वी पर स्थित जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हम उनको जड़त्वीय निर्देश तंत्र मानकर चलते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? जैसे कोई भी एक इवेंट है, कोई भी एक घटना है, किसी एक कंडीशन में घटित होती है, अगर उसी घटना को हम दूसरे किसी व्यक्ति या किसी उसके इन्वायरमेंट के या किसी भी सिचुएशन के सापेक्ष अगर हम उसके रिस्पेक्ट में अगर हम उस चीज़ को देखना चाहते हैं तो हमें उन चीज़ों को उसके सापेक्ष में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जैसे आप अगर कभी ट्रेन में जा रहे होते हैं तो आपको लगता है कि जो पास के प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े हैं तो वो बैक साइड में जा रहे हैं, ऐसा आपको लगता है, ये आपके रिस्पेक्ट में है। जबकि जो प्लेटफॉर्म पे लोग खड़े हैं उन्हें लगता है कि आप ट्रेन के साथ आगे जा रहे हैं, जबकि आपको खुद के लिए ये लगता है कि आप स्वयं क्या है, स्थिर हैं, आप चल नहीं रहे, चल क्या चीज़ रही है, वो ट्रेन चल रही है। तो यहाँ पर एक ही सिचुएशन है, पर उस एक ही सिचुएशन को तीन अलग अलग रिस्पेक्ट में हम देख सकते हैं। इसी चीज़ को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। किसी घटना के लिए ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशंस होती है जो बीएससी के एग्जाम्स में हमें एज इट इज़ लिखनी होती है, इसलिए डेफिनेशंस का लर्न होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो डेफिनेशन है वो चीज़ हमें क्या कहना चाह रही है। तो किसी घटना के लिए तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों तथा उसी घटना के लिए दूसरे तंत्र में लिए गए प्रेक्षणों के मध्य जो संबंध स्थापित होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? रूपांतरण समीकरण कहेंगे। सबसे पहले आएगा स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण क्या होंगे कि हम सबसे पहले कंडीशन लेंगे। कंडीशन हमारे पास में ये डायग्राम में अवेलेबल है। कंडीशन क्या है? S और S' दो निर्देश तंत्र लिए हैं जिनके मूल बिंदु क्या है? O और O'। O और O' हमारे इसके मूल बिंदु है। ये वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S' है और ये वाला हमने सिस्टम कौन सा लिया है? S लिया है। O' में प्रेक्षक का तंत्र S के मूल बिंदु O पर प्रेक्षक के सापेक्ष विस्थापन R0 है। इसके और इसके S सिस्टम के मूल बिंदु O से S' सिस्टम के O' बिंदु का डिफरेंस कितना है? R0 है। यदि किसी कण P का निर्देश तंत्र S में स्थित सदिश R वेक्टर है, अब हमने एक पॉइंट लिया है, कोई पार्टिकल या कोई भी पोजीशन वेक्टर ले लेंगे P, तो P बिंदु की S' सिस्टम से दूरी आपकी है R' वेक्टर में। P बिंदु की S सिस्टम के O पॉइंट से आपकी कितनी दूरी है? R वेक्टर। अगेन आई रिपीट, दोनों सिस्टम में डिफरेंस कितना है? R0। P पॉइंट की S सिस्टम के रिस्पेक्ट में दूरी है R'। P पॉइंट की S सिस्टम के रिस्पेक्ट में दूरी कितनी है? R वेक्टर। इज दैट क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसके पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर अगर हम डायग्राम को फॉलो करें तो हमारे पास में R' वेक्टर की जो कंडीशन है वो हमारे पास में वैल्यू क्या निकलेगी? R -
आर नॉट निकलेगी। कैसे? ये आपने पढ़ा होगा सदिश सम जो है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ से देखिए, ये इसकी टेल, ये इसका हेड, हेड आर डैश की टेल से पॉइंट है, फिर आर डैश का हेड यहाँ पर रिजल्टेंट जो है आर वेक्टर इसके हेड से कनेक्टेड है, यानी आर डैश प्लस आर नोट इक्वल्स टू आर, आर डैश प्लस आर नोट इक्वल्स टू आर हमारे पास गिवन है। यहाँ से हम वापस इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, यहाँ से हमें मिला है आर डैश प्लस आर नोट इक्वल्स टू आर। ये चीज़ हमें यहाँ पर मिली है, इसको हमने रीअरेंज किया, आर डैश इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, आर माइनस आर नोट, ये हमारे पास कंडीशन है। ठीक है, अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल करेंगे डी आर डैश बाई डी टी, किसके रिस्पेक्ट में करना है हमें डिफरेंशियल, टी के रिस्पेक्ट में करना है। डी आर डैश बाई डी टी इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी माइनस डी आर नॉट बाई, डिफरेंशियल हमने किया है यहाँ पे डी आर डैश बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में डी आर बाई डी टी माइनस डी आर नॉट बाई डी टी। पोजिशन वेक्टर का डिफरेंशियल करने पे हमें क्या मिलती है, इसकी वेलोसिटी मिलती है। अब क्योंकि आर नोट क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमारे पास क्या बचेगा, डी आर डैश बाई डी टी इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी। यहाँ से हमें जो वेक्टर मिलेगा वेलोसिटी में, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यू डैश इक्वल्स टू यू हो जाएगी। इससे क्या रिजल्ट मिलता है, इस प्रकार केवल स्थानांतरित निर्देश तंत्र एस डैश में कण की स्थिति भिन्न प्रेक्षित होगी, परंतु उसका वेग व त्वरण निर्देश तंत्र एस में मापित मानों के समानी प्राप्त होंगे। यानी एक शॉर्ट फॉर्म कंपटीशन के हिसाब से अगर हम नोट्स बनाएं तो उसमें सीधा सा हम एक लाइन लिख सकते हैं कि जब कोई दो सिस्टम है जहाँ पर एस और एस डैश है और उनके बीच की अगर दूरी जो है आर नोट अब लेके चलते हैं, या जनरल में हम समझना चाहें तो कि एस सिस्टम और एस डैश सिस्टम के बीच में अगर दूरी चेंज नहीं होती है टाइम के साथ में, तो वहाँ पर जो कोई अगर पोजीशन किसी वेक्टर किसी पॉइंट की हम फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर होंगे वो दोनों ही सिस्टम में क्या होंगे, एक जैसे ही हमको मिलेंगे। कब, जब दोनों सिस्टम के बीच की दूरी समय के साथ चेंज नहीं होती है।